नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। थर्ड फ्रंट नहीं, पहला फ्रंट, कुछ ऐसा बयान सुनकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये विपक्षी एकता का जो सवाल है, क्योंकि मिशन 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है। विपक्ष की एकता में कितने कील कांटे और किस तरीके से वो कमजोर हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है, जिसको पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है। लेकिन 2024 के पहले विपक्ष की एकता को साधने की बड़ी कवायद की जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष की एकता के साधक कौन कौन से हैं। हर एक पार्टी जो विपक्ष में है वो प्रयास कर रही है कि उसके नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। दूसरी बात है कि सारे विपक्षी घटक एक साथ उस नेता पर आम सहमति बना लें, और अभी तक कोई भी सहमति बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। सवाल यह है कि बिना प्रधानमंत्री के विपक्षी दलों के दावेदार को एक व्यक्ति जो दावेदार बनाया जाए, जिस पे सबकी सहमति हो, उसको सामने किए बगैर मोदी के सामने कोई विकल्प कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। क्योंकि विपक्षी एकता के प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी राज्यों में अपने अपने हिसाब से, जहां जो पार्टी थोड़ी मजबूत है वो कवायद करती हुई दिख रही है। बहरहाल इस समय नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी एकता साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। वो दिल्ली भी आए थे। दिल्ली आने के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, ढेर सारे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकातों के इसी सिलसिले में अब हरियाणा में ये सभी विपक्षी, जिनमें कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और अन्य कई प्रमुख विपक्षी पार्टियां नदारद थीं, लेकिन हरियाणा में इनेलो के द्वारा आयोजित एक रैली में, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जयंती के अवसर पर लोगों को इकट्ठा कर विपक्षी एकता की एक झलक दिखाने का एक उद्देश्य था, उसको साधने की कवायद में यह दिख गई कि विपक्षी एकता के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने कमजोर हैं। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल जॉर्ज फर्नांडिस मार्का समन्वयक की भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कितने कमजोर दिख रहे हैं स्वयं में, और जब एकता साधने की कोशिश कर रहे हैं तब ये हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इनेलो की उस जयंती के अवसर पर आयोजित रैली में कौन कौन जुटा और क्या क्या उन सब ने कहा, यह जानना बेहद दिलचस्प है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विपक्षी एकता के मायने वास्तव में क्या हैं। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, इनेलो की रैली में कौन कौन जुटा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम बिहार, वो वहाँ पर थे, और शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं और चाणक्य माने जाते हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार भी कहे जा रहे हैं, सीताराम येचुरी सीपीआई नेता, वो भी वहाँ थे। जदयू के केसी त्यागी भी उस रैली में उपस्थित थे। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के प्रधान, वो भी वहाँ उपस्थित थे। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा शिरोमणि अकाली दल के नेता, अर्थात अकाली दल के लोग वहाँ पर थे। सत्यपाल मलिक जो अभी राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री के घोर आलोचक हैं, उन्होंने वीडियो के जरिए अपना संदेश भेजा। इतने लोग वहाँ इकट्ठा थे और सबने अपनी अपनी बात कही। बहुत भरोसा है कि इनके इकट्ठा हो जाने के बाद एक फ्रंट बनेगा और उस फ्रंट की स्थिति बहुत मजबूत होगी। थर्ड फ्रंट की झलक दिखाई पड़ी। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ये सभी नेता इकट्ठा हुए। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने इसका आयोजन किया था, लेकिन इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं आया। एक मंच पर बीजेपी विरोधी दल के ये नेता इकट्ठा हुए और सब ने बीजेपी को हराने की
कसम खाई और उसके लिए बाकायदा रणनीति पर भी चर्चा की। दर्शकों माफ करिएगा, वहां आए लोगों के सामने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगा कि लोगों में जोश भरेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनेलो का राज बना दो, मैं सबके सारे काम कर दूंगा, ये ओम प्रकाश चौटाला ने कहा उस रैली में। देश में कोई सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह है, ये ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, जो अभी कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे हैं। उम्र का लिहाज करके कोर्ट ने उनको जेल से छोड़ा। मौजूदा सरकार में किसानों की स्थिति दयनीय है, ये ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, जो इनेलो के सर्वे सर्वा हैं। मौजूदा सरकार में किसानों की स्थिति पर उन्होंने अपनी बात कही। मोदी सरकार में अमीर ऐश कर रहे हैं और गरीब परेशानी झेल रहे हैं। देश में कोई एनडीए नहीं, जदयू, शिवसेना और अकाली दल ने लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये सब पहले एनडीए के पार्ट थे। शरद पवार ने कहा अमीरों के लिए काम कर रही मोदी सरकार, ये मुख्य बात शरद पवार ने उस रैली में कही। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है, हलकान है, ये शरद पवार ने कहा। कुछ सधे हुए बयान उन्होंने दिए। सरकार ने पूरा नहीं किया किसानों से किया गया वायदा, ये उन्होंने कहा। शरद पवार ने जो मुख्य बातें कही उस रैली में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और सीताराम येचुरी सीपीआई के नेता ने कहा कि राक्षसों से बीजेपी राक्षसों की तरह है। तुलना उन्होंने राक्षसों से की है बीजेपी की, और उन्होंने कहा कि देवताओं को युद्ध करके राक्षसों से अमृत वापस लेना पड़ा। मतलब उन्होंने बीजेपी के नेताओं को राक्षस करार दिया। नीतीश कुमार ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होंगे तो ये तीसरा नहीं पहला मोर्चा होगा। बड़ी बात उन्होंने कही कि अब हम पहला मोर्चा बना रहे हैं, अर्थात थर्ड फ्रंट की चर्चा अक्सर विकल्प के राजनीति के तौर पर देश में प्रभावी रही है, और नीतीश कुमार अपने अंदाज में एक ऐसे फ्रंट की चर्चा कर रहे हैं जो पहला फ्रंट है। उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया उन विपक्षी नेताओं और पार्टियों को जो नीतीश की अगुवाई में साथ नहीं आना चाहते, क्योंकि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन मोदी के रथ को, उनके विजय के रथ को रोकने के लिए वो प्रयास करना चाहते हैं, और उस प्रयास के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। चुनाव तो 2024 में है, अभी कुछ महीना तो लगेगा सब लोगों से बात करके। कितनी बड़ी चुनौती है 2024 में? देखिए, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अगर अधिक से अधिक पार्टियां एक साथ होंगी और विभिन्न राज्यों में मिल करके लड़ेंगी, विभिन्न राज्यों में जो पार्टियां हैं मिल करके लड़ेंगी, तो कहां से उनको सफलता मिलेगी? हम नौजवान हैं और सभी हरियाणा के नौजवानों से कहने आए हैं, भाई झुकना मत, आप अपनी लड़ाई लड़ो, वरना ये आज देख लो, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी नई महागठबंधन की सरकार ने नौकरी देना शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी, नियुक्ति पत्र बांटना हम लोगों ने शुरू कर दिया। हमारे स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में लगभग जो है 4.5 से 5 लाख नौकरियां जो है वो देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा, और नीतीश कुमार को कितना बड़ा विश्वास है विपक्षी एकता के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2024 अभी दूर है और समय आते आते हम
दलों को इकट्ठा करने में कामयाब होंगे और एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि जो अगुवाई वो करना चाहते हैं और जिस भूमिका में वो आना चाहते हैं, अभी उसमें बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी नीतीश कुमार के अंदाज में विपक्षी एकता की कहीं से भी पुरजोर कवायद करती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से समन्वयक की भूमिका में आकर के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें मान्य नहीं है और कांग्रेस को तो कतई नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है। हालांकि संगठन के स्तर पर उसका जनाधार बहुत कमजोर हुआ है, संगठन कमजोर हुआ है और राजस्थान प्रकरण के बाद अध्यक्ष पद को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने तय किया था उसमें भी मुश्किलें आ रही हैं। पहले अपने पार्टी की ही स्थिति को कांग्रेस मजबूत कर ले, फिर इस एकता के तरफ उसका ध्यान जाएगा और जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई, ममता ने दूरी बनाई और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई, तो अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के कुनबे एक आने की कवायद में किस तरीके से छिटक जाते हैं। नीतीश को पूरा भरोसा है और तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता जो कुछ ही दिन पहले बनी अपनी सरकार के ढेर सारे उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता है कि जिस एकता की साधना में वो निकले हुए हैं उसमें अभी कई रणनीतिकारों से उनका पाला पड़ा ही नहीं है, क्योंकि सबकी चाहत यही है कि उसे प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बना करके मोदी के सामने खड़ा किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक विपक्षी एकता के मायने नहीं है। अर्थात जो अभी तक और आज तक की तस्वीर है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि एक तरफ एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव 2024 का लड़ा जाएगा और उसके एकमात्र नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनकी नीतियां होंगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सहयोगी दल, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रयासों से इकट्ठा किए गए विपक्ष का कुनबा होगा। और ऐसी लड़ाइयां पहले भी इस देश में जब लोकसभा चुनाव की बारी आई या वो समय आया तो ऐसा हुआ है, और उस स्थिति में फायदा किसी को ज्यादा नहीं होता हुआ दिखा। बहरहाल सवाल यह है कि जब कोई एक व्यक्ति जो विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, उसके बाद वो अपनी एकता के साथ देश के चुनावी मुद्दों को जनता के सामने रखेगा, तब मोदी के विजय रथ को रोकने की शुरुआत होगी। लेकिन उस शुरुआत के पहले जो प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, इनेलो जो हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके तरफ से की जा रही है, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से की जा रही है, शरद पवार की तरफ से की जा रही है, यहां तक कि वामपंथी नेता येचुरी की तरफ से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो एक फ्रंट की स्थिति तो दिखती है, लेकिन अभी इनके बीच कई मुद्दों पर ही आम सहमति नहीं है। और फिर सवाल यह भी है कि क्या उस स्थिति में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी और इस तरह के कई बड़े छत्रप जिनके नेता प्रभावी तौर पर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं, क्या उनको साथ लाने में नीतीश कुमार को सफलता मिलेगी? बहरहाल सफलता मिलनी अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन हरियाणा में चौधरी देवीलाल के जन्म जयंती के दिन जो रैली आयोजित की गई उसमें नीतीश कुमार ने यह दिखाने का प्रयास किया, और जो आत्मविश्वास और जो उम्मीद उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उसके आधारभूत जो सिद्धांत हैं उसमें यह है कि नीतीश कुमार को लगता है और नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे वो स्थितियां परिस्थितियों के हिसाब से इस तरीके से विपक्ष को एक करने की कोशिश करेंगे कि लोग न चाहते हुए भी एक साथ आएं। लेकिन इस देश की जनता को पता है कि सिर्फ सत्ता से किसी को हटाने के लिए बिना किसी आम सहमति के जो कुनबा बन रहा है उसके मजबूती का आधार क्या है, और उस आधार पे सिर्फ नीतीश कुमार खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं,
जबकि शरद पवार जैसे नेता सिर्फ ऐसे मंचों को साझा तो करते हैं लेकिन बहुत सधा हुआ बयान देते हैं। मसलन वो ये कह चुके हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई भी विपक्षी एकता की बात बेमानी होगी। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पहले कुछ ऐसा बयान दे चुकी हैं जो इस बात की तस्दीक है कि वो चाहती हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उनके कहने के आधार पर और उनके रणनीति के आधार पर विपक्ष को एक मंच पर खड़ा किया जाए। फिर सवाल यह है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़े चालाकी से अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है और कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन विपक्ष को एकजुट करना सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे उनकी मनः स्थिति और उनकी मनोकांक्षा क्या है ये पूरा देश जान रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन उस एकता में कितनी ताकत है और उस एकता के जरिए अगर संयुक्त विपक्ष चुनाव में आया, जो कि होने नहीं जा रहा, तो क्या मोदी के सामने वो एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी विपक्षी एकता के प्रयास में नीतीश कुमार एंड कंपनी जुटी हुई है, लेकिन वो इस कवायद में कितना सफल होगी ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी इसमें जो भी कील कांटे हैं वो इतने कमजोर हैं कि उन्हें दुरुस्त करने के चक्कर में कई ऐसे कील कांटे हैं जो फिर से कमजोर हो जाते हैं। और इस कवायद में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और कई अन्य नेताओं का सहयोग वो ले रहे हैं, लेकिन राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार जैसे नेता मंच तो साझा कर रहे हैं, लेकिन 2024 आते आते उनकी रणनीतियां किस स्तर पर और कहां बदलेंगी ये शायद नीतीश कुमार जानते हुए भी अभी उसे अनजाने की तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये नज़रअंदाज करने का उनका तरीका हालांकि ये दिखाता है कि वो राजनीति में भले ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन न कहते हुए भी प्रधानमंत्री की जो चाहत उनके दिल में है, शायद शरद पवार और ममता बनर्जी और साथ ही अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ये कतई स्वीकार नहीं कर पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, 2024 आते आते अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विपक्षी एकता की जो प्रयास अभी तक हुई है और जो प्रयास किए जाएंगे, कांग्रेस उसमें अपनी उपस्थिति अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर दर्ज करवाएगा। लेकिन कांग्रेस की शर्तें कौन मानेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये वही बातें हैं जो विपक्षी एकता की विपक्षी एकता की आड़ में वो कमजोरियां हैं जो स्वतः अपने आप दिख जाती हैं और जिनको दूर करने की कवायद सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई दूर नहीं कर पा रहा है। क्या होगी ये स्थिति आने वाले समय में हम जरूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा AV स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।